हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से जुड़ जाएंगे और मुझे बताएंगे क्या हाल चाल है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से सभी लोग। और आज हमारी प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे बैठ जाइए। प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास होने वाली है। ये नहीं है कि प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म हो चुका है। कल डिस्काउंट होगा, हमारा डिस्काउंट शुरू होगा। हालांकि आपको अभी तक लग रहा होगा कि सर हमारे प्रॉफिट लॉस में से कुछ सवाल हो नहीं पा रहे हैं। उसका एक रीजन है बच्चे। दरअसल क्या है, आप किसी भी बुक में देख लो, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को उन्होंने मिक्स किया हुआ है ना। किसी ना किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट का जिक्र जरूर किया होगा उन्होंने। लेकिन मैंने डिस्काउंट का एक भी सवाल में जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना ही अलग है ना। तो डिस्काउंट चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए जुड़ जाएंगे एक बार। और आज हमारी कुछ मतलब कुछ ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। कुछ 8 7 8 क्वेश्चन है जो बचे कुछ बचे हुए हैं। उनको मैं प्रॉफिट लॉस में खत्म करके और फिर स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए करें शुरुआत। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको दो, और आपने टेलीग्राम पे मुझे उनके आंसर भी दिए थे। बहुत अच्छे आंसर थे। एक बार देखेंगे क्या यही सवाल था जो कल पहला सवाल दिया था मैंने आपको? क्या है सवाल को देखेंगे। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करो। यही था। क्या उत्तर आ रहा था इसका? हाँ, टैक्स रिबेट वाले क्वेश्चन डिस्काउंट में होते हैं भाई। वो टैक्स होते हैं ना, जो इतना परसेंट रिबेट हो गया, टैक्स हो गया, वो सब डिस्काउंट में कराऊंगा सवाल में। प्रणाम प्रणाम। चलिए, क्या है, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने आपसे कहा सबसे पहले देखेंगे कि हमें ओवरऑल क्या हुआ। ओवरऑल हानि हुई या लाभ हुआ पूरे सौदे पर। मैंने कहा इस तरह के सवाल में आपने देखना है कि पूरे सौदे पर उसको हानि हुई है। और जैसे ही आपको पता चला हानि हुई है तो बच्चे हानि को क्या लिख देंगे। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय को घटाया जाता है ना। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग को घटाया जाता है। हानि कब होती है? जब हम खरीदने वाले मूल्य से कम पर बेचते हैं तो हमें हानि होगी, लॉस होगा। तो सेम चीज यहीं पे है कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस का एसपी। अब देखिए, उसने कहा 144 मुर्गियों को बेचने पर 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि कितनी हुई है? 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 96। और किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर एसपी। हानि के नीचे लिख देंगे 96 एसपी बराबर। और पूरा बिजनेस, पूरा जो सौदा हुआ है वो कितनी मुर्गियों को लेकर हुआ है? 144 मुर्गियों को। तो सीपी के नीचे लिख देंगे 144 सीपी और एसपी के नीचे लिख देंगे 144 एसपी। बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। भाई जैसे ये एसपी है, ये इधर आएगा, जुड़ेगा, कितना बनाएगा? 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 और 1 2। ये आ गया 240 एसपी बराबर 144 सीपी। यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का अनुपात लेने लगूं, कितना आएगा भाई? सीपी के सामने 240 है और एसपी के सामने 144 है ना। अब क्या ये अनुपात कटेगा? 12 से कट जाएगा भाई। 12 12 में 144 और 12 दूनी 24। आगे भी कटेगा लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आप देखिए, कोई चीज 20 रुपए में खरीद कर 12 में बेच दी गई, तो भैया नुकसान हो गया उसको कितने का? क्या 8 रुपए का नुकसान हो गया। और कितने पर? 20 पर। क्योंकि नुकसान हो या फायदा हो हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। कितने परसेंट का नुकसान हो गया? 40% का उसको लॉस हो गया। कितने परसेंट का? 40% का। क्लास नहीं चल रही है क्या एक दो बच्चों की भैया? क्या इशू आ रहा है? देखना फिर निशान। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 7 10 सही चल रहा है कमेंट तो। क्या इशू आ रहा है? सही है ना? ओके।
20 12 सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये था नेक्स्ट सवाल जो मैंने कल आपको बताया था। 96 SP कैसे हुआ राहुल भाई? उस सवाल ने आपको दिया हुआ था 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो अगर वो क्रिय के बराबर हानि कहता तो मैं 96 CP करता। SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को मैं SP बोलता हूं। तो 96 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि यानी कि 96 SP के बराबर उसे लॉस हुआ है। सेम सवाल को यहां पर करके देखेंगे। क्या है सवाल कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सबसे पहले सवाल को देखकर आपने डिसाइड करना है कि पूरे बिजनेस में उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट या लॉस। आपने देखा पूरे बिजनेस में तो उसे प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे ही आपने प्रॉफिट देखा यहां पर लिख देंगे कि लाभ बराबर क्या होता है भाई? लाभ में क्या होता है? बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है खरीदने वाले से, है ना? यानी कि SP माइनस CP हो जाएगा। आप खरीदते मान लो 100 रुपए में हो और 120 में बेच देते हो, तो बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो गया जब आपको प्रॉफिट होगा। तो इस केस में SP माइनस CP हम यहां पर लिखेंगे। अब देखिए उसने क्या कहा, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ किसका हुआ? 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य यानी कि 11 CP लिख दो यहां पर, लाभ जो हुआ है बराबर जो टोटल बिजनेस हुआ है वो कितने मीटर कपड़े का हुआ है? वो केवल 33 मीटर कपड़े को खरीदा गया और 33 मीटर कपड़े को बेचा गया। तो SP के नीचे लिख दो 33 SP माइनस CP के नीचे लिख दो 33 CP। बस खत्म। अब यहां पर CP और SP का अनुपात निकाल लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है भाई, 11 CP है, ये 33 है, कितना हो जाएगा? ये 44 CP हो जाएगा बराबर 33 SP। 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44। यहां से CP और SP का अगर मैं रेशियो लूं तो CP के सामने 3, SP के सामने 4। अब कोई चीज 3 रुपए में खरीद कर अगर 4 में बेच दी जाती है, कोई भी चीज 3 में खरीद कर अगर 4 में बेच दी जाती है तो प्रॉफिट होता है 1 रुपए का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसके ऊपर? CP के ऊपर। तो 1/3 × 100, 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है, सॉरी परसेंटेज होता है, वो तो 33 सही 1/3% होता है। क्लियर है ये बात? तो इस तरह के सवालों को तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? बाद में भूलने का सिकंदर यादव भाई जो रीजन है ना, वो प्रैक्टिस है। आप जब मैं यहां पर समझा रहा हूं आप लिखने पर ध्यान देते हो, टोटल फोकस पढ़ने पर रखा करो। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगी, आप रिपीट करके देख सकते हो। बिल्कुल ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए भाई, लास्ट क्लास है तो मुझे 2 4 सवाल अच्छे लेवल के भी लेने पड़े, है ना, जो बहुत अच्छे हैं, हो सकता है शायद आपके एग्जाम में भी ना आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है उनको। देखेंगे जैसे इस तरह का सवाल है, हालांकि ये हार्ड सवाल नहीं है, ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगेगा सवाल और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। मान लो इजी है, बस अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। देखिए क्या है, एक दुकानदार 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। 13.5 के रेट से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, 20% लाभ के लिए उसे मिश्रण को किस दर पे बेचना पड़ेगा? बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप इस सवाल को कर सकते हो। पहले मैं बताऊंगा आपको जो आपने बुक्स में ये तरीका पढ़ा होगा, फिर हो सकता है कि एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं और शायद वो आपको अच्छा लगे।
भाई किसी का भी नहीं चल रहा है क्या वीडियो? चलो देखते हैं। एक दुकानदार 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदेगा। उसने कहा 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का जो रेट है ना वो 13.5 रुपए है। 1 किलोग्राम चीनी का जो रेट है वो 13.5 रुपए है, और उसने खरीदी कितनी है? 80 किलोग्राम। तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया उसने 13.5 रुपए के हिसाब से? टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया? मैं सबसे पहले बेसिक तरीका आपको बताऊंगा, इस तरीके से आप इसे बुक्स में देखते होगे, दूसरा तरीका बाद में देखते हैं। देखिए, उसने कहा 13.5 के रेट से 80 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो बच्चे टोटल पैसा उसके पास से कितना गया? क्या मैं 13.5 रुपए 1 किलोग्राम का है रेट, तो 80 किलोग्राम खरीदी है, तो टोटल पैसा इतना उसके पास से गया होगा। तो यहां पर भैया पॉइंट से तो जीरो खत्म। 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 तिया 24 और 4 28, हासिल के 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 1080 रुपए की तो उसने ये चीनी खरीदी है। 80 किलो, 1080 रुपए की। आगे चलते हैं, जैसे सवाल कर रहा है उसी तरह से हम सवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उसने कहा वह इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम में मिला देता है। भाई अब दूसरी चीनी है जिसका रेट है 16 रुपए, और वो कितनी है? 120 किलोग्राम। तो उस 120 किलोग्राम के लिए उसकी जेब से पैसा कितना गया है? तो आप करेंगे क्या? 16 को 120 से गुणा कर देंगे, 16 को 120 से गुणा कर देंगे, अब इतना पैसा गया है। तो आप यहां पर गुणा करेंगे, 16 जीरो जीरो, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, यानी कि अब उसके पास से 16 किलोग्राम चीनी का जो पैसा गया है वो 1920 है। मैं आपसे पूछता हूं उसके पास से टोटल पैसा कितना गया? टोटल पैसा उसके पास से कितना गया? तो आप कहेंगे सर 1080 तो ये था और 1920 रुपए ये था, तो टोटल पैसा उसकी जेब से कितना गया? आप जोड़ेंगे 0, 8 और 2 10, 9 और 1 10, और 1 2 और 1 3, कितना? ये तो सर 3000 रुपए गया है। कितना? 3000 रुपए। लेकिन सवाल ने कहा 20% का लाभ कमाने के लिए, तो अब ये 3000 तो उसकी जेब से गया। अब उसे 20% का लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्या 3000 में उसका 20% जोड़ दूं मैं? क्या 3000 में उसका 20% जोड़ दूं? तो बच्चे 3000 का 20%, अब आप 3000 गुणा 20/100 मत करना। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना हो तो पॉइंट एक पीछे एडजस्ट कर देते हैं। तो 10% कितना? 300, तो 20% कितना? 600। कितना हो जाएगा? ये 20% हो गया, क्योंकि 20% का ही मुझे प्रॉफिट देखना है। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3600 रुपए। अगर उसने कहा कि प्रति किलोग्राम, यानी कि किस दर से बेचेगा, किस दर से बेचेगा, तो भैया जो दर आ जाएगी वो 3600 तो रुपए है, और टोटल उसके पास कितने किलोग्राम चीनी है? 80 किलोग्राम शुरू में थी और 120 किलोग्राम बाद में। टोटल किलोग्राम चीनी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3600 बटे 200। कितना आ जाएगा? ये चीनी का जो रेट होगा बच्चे वो हो जाएगा 18 रुपए प्रति केजी। चीनी का जो रेट होगा वो होगा 18 रुपए प्रति केजी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये 17 नहीं आएगा, 18 आएगा। आप देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। उसने 13.5 के हिसाब से 80 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो टोटल पैसा कितना गया? 13.5 गुणा 80, 1080 की इतनी चीनी खरीद ली। फिर उसने कहा 16 रुपए के रेट से 120 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो कितना पैसा गया? 16 गुणा 120,
यानी कि 1920, उसकी जेब से अभी पैसा जा रहा है। मैंने कहा टोटल पैसा कितना हुआ, 1080 और 1920 जोड़कर 3000 रुपए। अब उसने कहा कि इसको इसको कितने का, इसको 20% का लाभ कमाना है। तो 3000 रुपए की कोई चीज खरीदी गई है और उस पर अगर 20% का लाभ कमाएंगे तो 3000 का 20% निकालो कितना होगा। आप लोग एक दो कह रहे हो सर 600 कहां से आया। बच्चे 3000 पे अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो अलग निकाल कर देखो कॉपी में, 3000 का 20% 600 ही आता है। यानी कि 3000 पर 600 का प्रॉफिट कमाएगा तो 3600 में बेचेगा। कितने किलो चीनी, 80 और 120, 200 किलो चीनी 3600 में बेचेगा तो 1 किलो चीनी का रेट कितना हो गया, 18 रुपए। ठीक है, ये तरीका तो बिल्कुल बेसिक हो गया जो आपने बुक्स में पढ़ा है। अब जो दूसरा तरीका इस तरह के सवालों को करने का होता है, हालांकि हम जब मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल वहां पर मैं लूंगा। तो यहां पर क्या होगा, मिक्सचर मेथड। ठीक है, मिक्सचर मेथड कैसे होता है भाई, उसने कहा कि एक दुकानदार 13.5 के रेट से कोई चीनी खरीदता है, तो यहां पर 13.5 के रेट से एक चीनी का मूल्य लिख दो। ठीक है, फिर उसने कहा कि दूसरा जो रेट है वो 16 का है, दूसरा रेट मैंने यहां पर 16 का लिख दिया। क्लियर है। अब मुझे ओवरऑल रेट चाहिए, ओवरऑल रेट चाहिए, वो यहां पे आएगा और नीचे जो रेशियो आएगा वो वजन का आएगा, वो वजन का आएगा। 80 किलोग्राम चीनी तो यहां पर खरीदी थी और 120 किलोग्राम यहां पर, दोनों का अनुपात कितना है, 2:3। कितना है, दोनों का जो रेशियो है वो है 2:3। अब यहां पर क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2.5। 2.5 है। इस 2.5 को 2:3 के रेशियो में बांट दो। ये मिश्रण में पढ़ेंगे ये सब चीजें हम। 2:3 के रेशियो में बांटोगे तो 3 और 2 5 रेशियो का मान कितना है, 2.5। भाई 3 और 2 5 रेशियो का मान कितना है, 2.5। एक का मान कितना है, 0.5। तो ये तो 1 आ गया और ये कितना आ गया, 1.5। यहां पर लिखेंगे 1 और यहां पर लिखेंगे 1.5। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर उसने क्या कहा कि यहां पर 16 में से एक घटा दो तो कितना आएगा, 15, या फिर 13.5 में 1.5 जोड़ दो तो भी 15 आएगा। तो ओवरऑल मिल गया मुझे 15। ये तो आ गया इसका मिश्रण मूल्य, लेकिन मुझे इस पर भी 20% का लाभ चाहिए। तो 15 जो मिश्रण मूल्य आया है बच्चे, इस पे 20% का लाभ यानी कि 120%। ये कितना आ जाएगा, 18 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको करना था कि मिश्रण मूल्य निकालना था। क्या, मिश्रण मूल्य। भाई नहीं चल रही है क्या वीडियो भी, तो हमारे लिए तो एक बच्चा इंपॉर्टेंट है ना, कुछ बच्चों से क्या मतलब है। देखिए इस सवाल को, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से ट्राई करना बच्चे। क्या है सवाल, किसी वस्तु के क्रम से 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया गया। यदि 1/5 मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष को 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कैलकुलेशन है, टोटल कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। जिस तरह से सवाल ने कहा उस तरह से करे चले जाओ और बाकी उस सवाल को आप कर लोगे। देखो सवाल क्या है, कोई वस्तु क्रम से है 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार, वजन का क्या अनुपात है बच्चे, वजन का अनुपात है 2:3। ठीक है, पहले का रेट क्या है, पहले का रेट है 35 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे का जो रेट है वो है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। आप मुझे एक बात बताओ, आप ये जो वजन का अनुपात है ना 2:3, आप ये मान के चलो
कि ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है। इस 2 किलोग्राम को खरीदा 35 के रेट पर, तो टोटल पैसा कितना गया आपकी जेब से? अगर आपने ये 2 किलोग्राम चीनी 35 के रेट पर खरीदी है, 35 के रेट पर खरीदी है, तो ये कितना पैसा आपकी जेब से गया? क्या 70 रुपए आपकी जेब से गया होगा? आपने इन दोनों को गुणा कर दिया, 70 रुपए। फिर आप मुझे बताइए, 40 के रेट से 3 किलोग्राम चीनी खरीदी तो कितना पैसा आपकी जेब से गया? 120 किलोग्राम। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, सर पॉइंट से जीरो कैसे कटा? अबे गुरु, एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर लिखा 2.5 गुणा 10, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट से जीरो खत्म, कैसे? पता है कैसे किया? 2.5 गुणा 10, आप ये पॉइंट हटाते हो तो बटे जीरो लाते हो, 10 से 10 खत्म। अब तो खुश हो, अब तो खुश हो, ठीक है? ऐसे पॉइंट से जीरो घटाए। देखो कितना पैसा गया? 70 रुपए। यहां पर कितना पैसा गया? 120 रुपए। टोटल पैसा कितना गया? दोनों को जोड़ दो, टोटल पैसा तो आपकी जेब से 190 रुपए गया है। टोटल पैसा आपकी जेब से 190 रुपए गया है। आगे देखते हैं, यदि उसने 1/5 मिश्रण 46 के रेट पर बेचा और बचा हुआ 55 के रेट पर बेचा। सुनना, यहां पर टोटल अच्छा, यहां पर टोटल वजन कितना है? यहां पर टोटल वजन तो 5 यूनिट है। यहां पर टोटल वजन है 5 यूनिट। उसने कहा 1/5 मिश्रण 46 के रेट पर बेचा है। अब तो 5 किलोग्राम टोटल मिश्रण है, तो 1/5 मिश्रण कितना हो जाएगा बच्चे? 1/5 जो मिश्रण हो जाएगा, टोटल 5 है, 1/5 मिश्रण तो 1 यूनिट हो जाएगा। और उसको कितने पर बेचा? 46 के रेट पर बेचा, तो 1 गुणा 46। अब मैं यहां पर सेलिंग प्राइस की बात करने लग गया। यहां तक तो मैं कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा था। मैं रिपीट करूंगा, एक बार सुनना सवाल को। अब मैं बेचने वाले मूल्य की बात करूंगा। उसने कहा 1/5 मिश्रण, टोटल तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का 1/5 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और उसको बेचा 46 के रेट पर, तो कितना पैसा मिला उसे? 46। और शेष कितना बचा भाई? 5 में से 1 तो बेच दिया, जो शेष बचा वो 4 बचेगा। उसको कितने रेट पर बेच दिया? 55 के रेट पर, तो 55 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 220। यहां पर आप देखेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? 266। भाई ये 46 को और 220 को आप जोड़ेंगे तो 266 उसका सेलिंग प्राइस आ गया, बेचने वाला। और कॉस्ट प्राइस कितना है? खरीदने वाला है 190। यानी कि किसी चीज को आप 190 में खरीद कर उसे 266 में बेच देते हो, क्या आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल नहीं पाओगे यहां से? भाई 190 में आपने खरीदा और 266 में बेच दिया। अगर मुझे यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, 190 में खरीदकर 266 में बेचा है, तो क्या 76 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो गया? भाई 266 में से जब आप 190 घटाओगे तो क्या 76 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको? वही तो मैंने लिखा यहां पर, 76 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? किरीय मूल्य पर। तो बटे 190 और गुणा 100, कितना आ जाएगा? 0 से 0 खत्म, 19 चौके 76, 4 धाम 40। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 40% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनना, मैं रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा किसी वस्तु को क्रम से 35 और 40 के रेट से खरीदा गया, वजन का जो अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ था। खरीदने वाला मैं टोटल मूल्य कैलकुलेट करूंगा। मैंने वजन लिखा 2:3 का रेशियो, कि मान लो ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। इसका जो रेट है वो 35 है, इसका जो रेट है वो 40 है ना? इसका रेट 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसका 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो टोटल पैसा कितना गया? 35 दूनी 70, टोटल पैसा तो यहां पे गया इसका 40 तिया 120, 120 रुपए यहां देना पड़ा आपको।
तो टोटल पैसा आपकी जेब से कितना गया? 190। यानी कि वो आपने 190 में खरीदी है चीज। अब बात आती है बेचने वाली। उसने कहा 1/5 मिश्रण। मिश्रण टोटल कितना था? 2 और 3 का मिश्रण टोटल था 5 का। तो बेचते टाइम 1/5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। ये 1 यूनिट उसने 46 रुपए का बेचा है। तो 1 गुणा 46 यानी कि 46 रुपए की तो यहां बेच दी उसने, है ना। फिर उसने कहा कि और शेष मिश्रण, भाई 1 यूनिट वो बेच चुका है, टोटल 5 है, बची कितनी? क्या 4 यूनिट बचेंगी? और उसको किस रेट से बेचा? 55 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से। तो 4 गुणा 55 यानी कि 220। तो दोनों को जोड़ेंगे 266 टोटल उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। जो चीज उसने 190 में खरीदी थी वो 266 में बेच दी। तो यहां पर अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो कितना निकाला? क्या उसने 76 रुपए का प्रॉफिट निकाला? और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। तो बटे 190 गुणा 100 यानी कि 40%। ठीक है, 40%। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, बताएंगे जल्दी से। देखो एक बार सवाल को। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है। 75 में बेच दिया। इस सवाल पे फोकस करना, इस सवाल पे फोकस करना। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 75 में बेच दी। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 75 रुपए में बेच दी, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। ये लाइन है जिसने सवाल बनाया है, जिसे उसे लागत मूल्य के प्रतिशत बराबर लाभ हुआ है। इस सवाल में क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? आपसे सुनना भाई। उसने कहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 में बेचता है। तो बच्चे सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस उसका 75 रुपए है। सुनना, उसका जो बेचने वाला मूल्य है वो 75 रुपए है। अब ना तो उसने मुझे लाभ बताया, ना उसने मुझे क्रय मूल्य बताया, तो मैं क्या करूं? लेकिन उसने एक पहेली में मुझे फंसा दिया है। उसने कहा उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होगा। मतलब कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ का मतलब कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा उतने ही परसेंट उसे प्रॉफिट होगा। माना कि मैंने उसका लागत मूल्य 60 रुपए है, तो उसे प्रॉफिट भी 60% ही है। ये वो सवाल कहना चाहता है आपसे कि जितना उसका लागत मूल्य है उतने ही परसेंट उसे प्रॉफिट होगा, उतने ही परसेंट। मान लो उसका लागत मूल्य, मैं ऑप्शन से ही उठाता हूं, मान लो उसका लागत मूल्य 50 है। मान लो उसका लागत मूल्य 50 है, कॉस्ट प्राइस 50 है। तो सवाल के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो भी 50% ही होगा। ऐसा सवाल ने कहा है आपसे। मान लो उसका लागत मूल्य मैंने 40 मान लिया, उसका कॉस्ट प्राइस 40 है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है बच्चे वो भी 40% ही होगा। यह सवाल आपसे कहना चाहता है। अब आप ऑप्शन से उठाकर देखो कि कौन से क्रय मूल्य को रखने पर और 75 में बेचने पर मुझे उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है। आप चेक करो। भाई मैं उठाता हूं, यहां पर देखो 150 तो उत्तर होगा नहीं किसी भी कीमत पर। 150 तो किसी भी कीमत पर उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर 75 रुपए में बेचते हो और आपको लाभ हुआ है, यानी कि आपने 75 से कम में खरीदा होगा। भाई प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमारा खरीदने वाला मूल्य कम होता है। हमारा खरीदने वाला मूल्य कम होता है, हमें तभी तो प्रॉफिट होता है। हमें जो लाभ होता है हमें तभी तो होता है जब हमारा खरीदने वाला मूल्य कम होता है। तो यहां पर नवीन, बेटा कर दे क्लास बंद।
नहीं बन रही है, कल कर लेंगे। हम्म। तो क्या? चल, कर दे शुरू। हो गया। बच्चे, सबसे पहले तो भाई मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि जो हमारी क्लासेस है थोड़ी सी एप्लीकेशन इशू की वजह से ये बफ कर रहा है। आप जब इसे ऑफलाइन देखोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम इस क्लास में नहीं आने वाली है। आप अगर आपके जिस जिस बच्चे के फ़ोन में ये इशू आ रहा है, वो आप प्लीज़ चले जाना।
आप जब क्लास रिकॉर्डेड डल जाएगी आप तब देख लेना, ठीक है। जिनके में ठीक चल रही है वो आप देख सकते हो। देखिए क्या है, एक व्यक्ति वस्तु को 75 रुपए में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। बच्चे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सवाल अपने हिसाब से कहना चाहता है कि जितने में उसने खरीदा है उतने ही परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ। जितने में उसने खरीदा, बेचा तो चलो 75 में है, ठीक है, लेकिन जितने में खरीदा होगा उतने ही परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ होगा। माना मैंने एग्जाम्पल से ऑप्शन से देखा कि उसे 50% में, 50 रुपए में उसने खरीदा, तो उसे प्रॉफिट भी 50% का ही हुआ है। ये वो सवाल कहना चाहता है। तो मैं मान लेता हूं कि उसने 50 में खरीदा। अगर उसने 50 में खरीद कर 75 में बेचा है तो बच्चे कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है। यहां से मैं 50% को अलग लिख लेता हूं। अगर मेरा प्रॉफिट 50% ही आ गया तो यानी कि मैं 50 ठीक लेकर चला हूं, है ना। तो जैसे 50 में खरीदकर 75 में बेचा तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 25 का प्रॉफिट और कितने पर, 50 पर, और गुणा 100, ठीक है। 50 दूनी 100, यानी कि अरे वाह सर, ये तो प्रॉफिट भी 50% का ही आ गया। जितना कॉस्ट प्राइस में मान के चला था उतने परसेंट ही प्रॉफिट, यानी कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। चलिए, जैसे अगला सवाल है, अब इस सवाल को देखिए। आप इस सवाल को देखेंगे, क्या है सवाल में कि एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा गया। चलो 144 में तो बेचा गया। यदि प्रतिशत लाभ और आंकिक रूप से घड़ी का क्रय मूल्य बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। सेम सवाल है, डिट्टो सेम सवाल है। सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि आपने 144 में बेच दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने में आपने खरीदा होगा ना उतने ही परसेंट प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा। तो मैं सही हूं, नहीं तो गलत हूं। 144 में बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। जितने में आपने खरीदा है उतने परसेंट ही प्रॉफिट होना चाहिए। मान लो आपने 100 रुपए में खरीदा तो आपको 100% प्रॉफिट होना चाहिए। मान लो आपने 90 रुपए में खरीदा तो 90 रुपए का 90% का ही प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। एक चीज उसने फिक्स कर दी, एक चीज उसने सेलिंग प्राइस फिक्स कर दी कि 144 रुपए में बेच दिया भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमसे उसने पूछा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, मैं ऑप्शन उठाऊंगा, लेकिन ऑप्शन उठाने के बाद भी मुझे वही चीज चेक करनी है। जिस ऑप्शन को मैं उठाऊंगा और वो मैंने क्रय मूल्य माना तो बच्चे उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए। मान लो उसने 144 में बेचा है और क्रय मूल्य मान लो मैंने 72 रुपए मान लिया। क्रय मूल्य मैंने 72 रुपए में मान लिया, तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 72 है, तो बच्चे उसका प्रॉफिट भी 72% ही होना चाहिए। उसका प्रॉफिट भी 72% ही होना चाहिए अगर क्रय मूल्य 72 है तो मेरा आंसर सही है, अगर नहीं है तो गलत है, ठीक है। मान लो उसने 72 में खरीदकर 144 में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ भाई, प्रॉफिट तो 72 का ही हो गया, डबल है, बटे क्रय मूल्य 72 गुणा 100। सर यहां पर तो 100% का प्रॉफिट है लेकिन मुझे तो 72% चाहिए, मतलब कि जो ऑप्शन मैं मान के चला हूं वो तो गलत हो गया सर, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट ऑप्शन को मानकर कि अगर मैंने माना कि क्रय मूल्य 80 है, मैंने माना कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो 80 है, तो प्रॉफिट भी मुझे कितना होना चाहिए, प्रॉफिट भी मुझे 80% का ही होना चाहिए, प्रॉफिट भी 80% का ही होना चाहिए। तो मेरा आंसर सही है, नहीं तो फिर मैं अगले ऑप्शन को चेक करूंगा। तो मैंने देखा कि उसने 80 में खरीदकर 144 में बेच दिया, 80 में खरीदकर 144 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, क्या उसको प्रॉफिट 64 रुपए का हुआ, है ना, 64 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 64 बटे क्रय मूल्य कितना है 80 और गुणा 100।
जीरो से जीरो खत्म, 8 अट्ठे 64, 8 धाम 80। अरे सर ये तो 80% का प्रॉफिट आ गया। जितना क्रिय मूल्य मैं मान के चला था प्रॉफिट भी उतने परसेंट का ही आ गया। मतलब कि जो मैंने माना वो बिल्कुल करेक्ट है, जो मैंने माना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली है। देखेंगे एक बार सवाल को। चलिए इस सवाल को देखिए एक बार, क्या है सवाल में। कपड़े की कीमत में 25% की कमी आने के पर, बिना ऑप्शन के नहीं बेटा, बिना ऑप्शन के तो फिर आपको एक्स की तरफ जाना पड़ेगा। और एक्स से डर लगता है ना, लगता है आप सभी को लगता है एक्स से डर। ई एक्स से या खाली एक्स से, दोनों से लगता है आपको डर, ई एक्स से भी और एक्स से भी। तो एक्स से मान के चलोगे कि माना क्रिय मूल्य एक्स है, माना प्रॉफिट परसेंट भी एक्स है। एक्स में फंस जाओगे, बहुत मुश्किल से निकले हो एक्स से, तो एक्स की तरफ मत जाओ, ऑप्शन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन होगा ये। देखेंगे क्या है कि कपड़े की कीमत में 25% की कमी आने के कारण, कपड़े की कीमत में 25% की कमी आने के कारण कपड़ों की खपत 20% बढ़ जाती है। ओके, कपड़े की कीमत में 25% की कमी आने के कारण कपड़े की जो खपत है वो कितनी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है आपकी 20%। तो दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। कीमत यानी के प्राइस और कंजप्शन, और एक होता है रेसिप्ट जिसको एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। मुझे एक बात बताओ, आप घर हो, आप मार्केट जाना है, आपके घर वालों ने कहा बेटा 4 किलो चीनी लेकर आ, 4 किलो चीनी लेकर आ, तो जो खपत होगी ना वो कितनी होगी, 4 किलो। कंजप्शन कितना होगा, कंजप्शन हो जाएगा 4 किलो। फिर 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो 40 रुपए है, तो प्राइस कितना हो गया, 40 रुपए। कंजप्शन कितना है, 4 किलो। तो आपका अगर मैं एक्सपेंडिचर पूछूं, अगर मैं आपकी रिसिप्ट पूछूं, अगर मैं आपका आय पूछूं, तो कितनी हो जाएगी, खर्चा कितना हो जाएगा। 4 किलो को 1 किलो के रेट से गुणा कर देते हैं तो आपका खर्चा आ जाता है। या फिर अगर मैं कहूं कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, इनटू कंजप्शन, कि अगर मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर तो वो प्राइस इनटू कंजप्शन हो जाता है। कितना 1 किलो का मूल्य है और कितने किलो लेकर आना है, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा, कितना खर्चा हुआ है। देखिए सवाल को, उसने कहा कपड़े की कीमत में 25% की कमी आई है। बच्चे 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4, और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। देखिए उसने कहा कपड़े की कीमत में 25% की कमी, डाउनफॉल आया है। तो कीमत कितनी हो गई बच्चे, अगर मैं आपसे कीमत पूछूं तो कीमत पहले 4 थी, 1 की कमी आने के बाद कीमत कितनी हो गई, 3 हो गई। कीमत कितनी हो गई, कीमत हो गई 3, क्योंकि 25% की कमी आई है तो 4 से कीमत 1 घट के कितनी हो गई, 3। उसने कहा खपत 20% बढ़ गई है, तो बच्चे खपत कितनी हो जाएगी, जो खपत होगी वो 20% बढ़ गई है, यानी कि 5 से बढ़ के कितनी हो गई है, खपत हो गई है 5 से बढ़ के 6, 5 से बढ़ के 6 हो गई है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, अगर मैं बात करूं खर्चा की, तो हम कीमत को खपत से गुणा करते हैं ना, तो खर्चा कितना हुआ, 5 चौके 20 और यहां पर 6 तिया 18।
सवाल ने कहा कि कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल खर्चा आय, वही बात है, जो पहले 20 थी अब वो 18 हो गई है, क्या घटी है, कम हुई है? बिल्कुल ठीक है। तो कितनी कम हुई है? 2 कम हुई है। और कितने पर? ओरिजिनल कितनी है? 20 गुणा 100 कितना आएगा? ये आ गया 10% की कमी। 10% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10% की कमी आ जाएगी। ठीक है, आप इसे कर सकते थे ए बी वाले रूल से। कौन सा फॉर्मूला था बच्चे आपके पास में? कि कौन सा फॉर्मूला था ये, कि ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। इस वाले से भी कर सकते थे। सवाल ने कहा आपसे कि 25% की कमी को लेते हैं माइनस में, और 20% की बढ़त को लेंगे प्लस में। प्लस -25 गुणा 20 बटे 100 कितना हो जाएगा? ये तो -5 प्लस ये आ जाएगा यहां से कट के -5, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 10% आ गया। माइनस के 10% का जो मतलब होता है बच्चे, वो होता है 10% की कमी। जहां भी माइनस लिखा मिल जाए, आपको तुरंत समझ लेना है माइनस का मतलब होता है कमी। माइनस का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो आपने रेशियो मेथड से भी समझ लिया और ए बी वाले मेथड से भी समझ लिया। ठीक है, ए बी वाले मेथड से क्या करना है? जहां पर कमी होगी वो तो माइनस में रख लेना है, और जो बढ़त होगी बच्चे उसको प्लस में रख लेना है। बस उठाकर फॉर्मूले में रख दो। आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा -10। -10 का मतलब है 10% की कमी। क्या? 10% की कमी, ये माइनस का मतलब होता है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं। ये सवाल ना प्रोपोर्शन, मैं हिंट भी दे देता हूं, प्रोपोर्शन मेथड जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रोपोर्शन मेथड जो मैंने आपको बताया था, यह सवाल आपको उस तरीके से करना है, और टेलीग्राम चैनल पे मुझे करके बताएंगे क्या आप कर पाए। दिमाग लगेगा इस सवाल में, 100% आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक हिंट और दे देता हूं, हिंट दे रहा हूं, करना आपको ही है। समझ गए? ऐसा सवाल मैंने कराया है। आप कहेंगे सर 33 सही 1/3% है, फ्रैक्शन से जाना। हिंट दिया है, पूरा नहीं बता रहा हूं। 100% को 1 मान लेना, इसका फ्रैक्शन 1/3 मान लेना, फ्रैक्शन से जाना, कर जाओगे आप, बहुत इजीली कर जाओगे। तो ये सवाल आप प्रोपोर्शन मेथड से करना और मुझे बताना क्या रहा। ठीक है, तो बाकी क्लास हम कल करेंगे बच्चे। आज जो भी आपको दिक्कत आई है वीडियो देखने में, मैं क्षमा चाहता हूं। कल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जिन बच्चों को बीच में दिक्कत आई थी वो अब वीडियो जब खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पे पड़ जाएगी, आप वहां से देख लेना। बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।